हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन कैसे देता है। ठीक, तो किसी रिएक्शन में होता क्या है, एक जो रिएक्टेंट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ठीक, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, पर उसके बीच में एक स्टेट बनती है जिसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और यहाँ पे कुछ स्पीसीज बनती हैं जिन्हें इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है, या यहाँ क्रिया क्या होती है, जो रिएक्टेंट होता है उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक, ये जो अपने पुराने बॉन्ड है उन्हें ब्रेक करता है और नए बॉन्ड हमारे पास प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये काम तो किसी रिएक्शन में, हर रिएक्शन में सिंपली होता है। ठीक है, अब क्योंकि हम पर्टिकुलर क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये बॉन्ड ब्रेक देखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें क्या पता है कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है, देखिए रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तो मैकेनिज्म भी अलग होगी और प्रोडक्ट भी अलग ढंग से हमें मिलेंगे। जब हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमें प्रत्येक स्टेप के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हमें रिएक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, और जब हमें रिएक्टेंट के बारे में पूरा पता होगा, उसकी प्रॉपर्टीज पूरी पता होंगी, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। ठीक है, रिएक्शन में सिंपली ध्यान रखना होता है कि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्शन मूव होती है। ठीक है, अनस्टेबिलिटी से स्टेबल में। ठीक, तो रिएक्शन के केस में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो नए बॉन्ड फॉर्म करता है। दूसरा, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्शन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमें क्या पता है कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, किस प्रकार के बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं या कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। Cl2 क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। दूसरा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या पता है, और कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जैसे क्लोरीन के केस में हम देख लें, ये कई बार पढ़ा भी है कि क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये दोनों, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई और एक कोवेलेंट बॉन्ड एक फॉर्म हो गया, जिसे हम दिखाते हैं Cl2 से। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, तो हमें इसी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड दो तरीके से टूटता है, इसे बोलते हैं बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड फिजन, क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़े ना, कोवेलेंट
बॉन्ड फ्रीजिंग, बॉन्ड को तोड़ना। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में जो फ्यूजन होता है या कोवेलेंट बॉन्ड जो टूटता है वो दो टाइप से टूटता है। अब देखिए कैसे दो टाइप से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। तो क्या होगा, इसी क्लोरीन के केस में हम देख लें, या तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक क्लोरीन ले ले, ठीक है, बॉन्ड कैसे टूट सकता है कि ये क्लोरीन था, इन्होंने ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। ठीक है, पहले केस में या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लें, ठीक है, Cl माइनस Cl प्लस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, दूसरा ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। ठीक है, तो दो टाइप से ये फ्यूजन होता है। पहले वाले को बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन, दूसरे बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। ठीक, होमोलिटिक फ्यूजन में होता क्या है, जैसा अभी बताया, होमोलिटिक मतलब समान सी, समान अंश में क्या होना, बंध का टूटना। तो कहीं पे जैसे दो एटम है ए और बी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दी, शेयरिंग कर दी। अब हमें ये बॉन्ड तोड़ना है, तो होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा कि ए अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये बी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से ए ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। तो क्या हो जाएगा, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया है तो इस पर तो कोई चार्ज रहने वाला नहीं है, पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले दिया है। ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा, बी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले दिया। ठीक है, ये स्पीसीज जो बनती है, ये स्पीसीज कैसी होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है। ठीक, दूसरा, कोई भी चार्ज नहीं होता, इस स्पीसीज में कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, और इस टाइप की स्पीसीज को कह देते हैं हम, ये दोनों एक जैसे, इस टाइप की स्पीसीज को कहते हैं हम फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। ठीक, इंटरमीडिएट में हम जब हम इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो होमोलिटिक फ्यूजन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं और एक नई स्पीसीज बनती है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उसमें चार्ज भी नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव होंगे तो मतलब अनस्टेबल होते हैं। दूसरा, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। अब होमोलिटिक में तो क्या हुआ था कि एक ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया था, दूसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया था। हेट्रोलिटिक में क्या होगा कि यही कंपाउंड हमारे पास है ए बी, ठीक है, सेम का केस आया, ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने इलेक्ट्रॉन दिया, पर क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ए वापस ले लेगा, या ए या बी जो भी लेना चाहे, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ए ने अपने पास ले लिया। ठीक है, ए अपने पास पूरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए के पास क्या जाएगा, कोई माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, जैसे क्लोरीन के केस में हम बोल रहे हैं, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस वाले क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसी ए के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो एक पे नेगेटिव चार्ज और बी पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होती है, इसे हम अभी आगे देख लेंगे। ठीक,
यहाँ पे दो टाइप की स्पीसीज बनती हैं, एक तो नेगेटिव बन रही है, एक तो पॉजिटिव चार्ज बन रही है। जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बन रही है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, कोई दिक्कत इसमें? आसान सी चीज़ें देखिए, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल, दो टाइप की स्पीसीज बन जाती हैं, ठीक। तो इस टाइप से बॉन्ड फ्यूजन होता है। अब आगे बात करते हैं कि जो होमोलिटिक फ्यूजन है और हेटेरोलिटिक फ्यूजन है वो किस टाइप से होगा, कौन से कंपाउंड्स में किस तरीके से होमोलिटिक फ्यूजन होगा, किस में हेटेरोलिटिक फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, अपने स्थान से हट रहे हैं। अभी हमने उदाहरण लिया था क्या, ए बी इस कंपाउंड का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, अपने स्थान से हट रहे हैं। या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम्स के पास वापस चल जाएं, यही हमने पढ़ा, तो फ्री रेडिकल बनेंगे। अगर जो ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक के पास चल जाए तो दो स्पीसीज बनती हैं जिसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं, ठीक। इसी डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक। फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट जो परमानेंट होता है, किसी मॉलिक्यूल में परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरे होते हैं पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट ये अनस्टेबल होता है या परमानेंट नहीं होता है, ठीक। जब कोई स्पीसीज बाहर से आती है तब जाके ये इफेक्ट हमें दिखता है। पोलराइजेशन इफेक्ट में हमारे पास जनरली चार टाइप के इफेक्ट आते हैं। पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, तीसरा आता है रेजोनेंस और चौथा आता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। ये चार टाइप के इफेक्ट आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट में दो टाइप के आते हैं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट किसे कह रहे हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेस होना, अपने स्थान से हटना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है।
और किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये परमानेंट हो सकते हैं या नॉन परमानेंट हो सकते हैं। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट क्या होता है कि मॉलिक्यूल में खुद से प्रेजेंट रहता है, और नॉन परमानेंट में कोई रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट बाहर से आएगा, उस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो पॉजिटिविटी इफेक्ट, ये जो दो इफेक्ट हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, जो अटैकिंग रिएजेंट बाहर से आएगा। जब कोई रिएजेंट बाहर से आएगा तब जाके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो पहला टाइप का इफेक्ट आता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाकी इसकी डिटेल अगली वीडियो में देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट या इसे बोलते हैं आई इफेक्ट। ठीक, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर से वही कि बेसिक जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के बारे में जानने में हमें कठिनाई होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक कार्बन चेन होती है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होती है, एक कार्बन चेन होती है। ठीक है, और कार्बन चेन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कह देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहेंगे हम, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, अपनी तरफ खींचने की क्षमता, या ऐसे बोले परमाणु द्वारा अपनी तरफ खींचने की। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को परमाणु द्वारा अपनी तरफ खींचने की क्षमता जो होती है उसे कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम एटम्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बराबर मात्रा में अपनी तरफ खींचेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऐसे ही रहने वाला है, ना तो इस तरफ जाएगा, ना तो इस तरफ जाएगा, ना तो इस तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी एटम उसे अपनी तरफ नहीं खींचे। पर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव की हम बात करते हैं तो इनके डेरिवेटिव में हमारे पास कुछ एटम्स आते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक, और जनरली हम इन्हीं की बात करें, ऑक्सीजन, हेलोजन और नाइट्रोजन की, तो हमें एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि जो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर होता है वो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग सेम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये क्या है, सारे के सारे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो इन्हीं स्पीसीज के ये स्पीसीज जैसे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ जाती हैं, जैसे हमने कहीं पे हेलोजन जोड़ दिया कोई, या एक्स से दिखाऊं मैं इसे, एक्स क्या हो गया, कोई हेट्रो एटम। ठीक है, हेट्रो एटम ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है,
नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक, तो इससे असर क्या पड़ने वाला है? तो मैं इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझाऊं कि एक कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से है, CH3 CH2 CH2, ठीक, और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ गया, इनमें से कोई भी, जैसे हमने क्लोरीन जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होने वाला है, ये इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच देगा, ठीक है। अभी बोला ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसे अपनी तरफ खींचने की क्षमता, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो जाएंगे, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके रिस्पेक्ट में जो अगला कार्बन है उसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, जब तक हम इतने कंपाउंड की बात कर रहे थे ये हमारे पास नहीं जुड़ा हुआ था, तब तक तो ये न्यूट्रल था, ठीक है। पर जैसे इसमें कोई हेटेरोएटम जुड़ा, जैसे हमने इसमें X जोड़ दिया, X मतलब हेलोजन हमने जोड़ दिया है, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक पोलर नेचर आ गया है, ठीक है। और जब तक ये क्लोरीन इससे जुड़ा रहेगा ये पोलर नेचर बना रहेगा, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं क्लोरीन की तरफ, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई है, तो ये कार्बन क्या करेगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस CH2 से खींचेगा ना, तो इस पे भी क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, फिर ये अगला वाला कहाँ से खींचेगा, इससे खींचेगा, ठीक है। तो पूरे उसमें क्या हुआ, एक क्लोरीन के जुड़ने से जो पूरा मॉलिक्यूल था वो पोलराइज हो गया, ठीक है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं पोलराइजेशन इफेक्ट के अंदर तो पढ़ रहे हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज हो गया है। यहाँ पे दो टाइप के ग्रुप आ जाते हैं, पहले टाइप का ग्रुप जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, इसे कहेंगे -I ग्रुप, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। या इसके जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी होती है इसे बोलते हैं -I इफेक्ट, ठीक है। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो उस ग्रुप को बोल देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जो इसका इफेक्ट होगा उसे बोलेंगे -I इफेक्ट। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो ये कार्बन चेन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, किसको, क्लोरीन को, ठीक है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो इसे क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये जो इफेक्ट शो करता है उसे बोलते हैं +I इफेक्ट, ठीक है। तो दो टाइप के इफेक्ट आ गए, एक तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जिसे -I इफेक्ट बोल रहे हैं, और दूसरा +I इफेक्ट। हो क्या रहा है, जो कार्बन चेन हमारे पास क्या थी, बिना हेटेरोएटम के न्यूट्रल थी, ठीक है, बिना इसके न्यूट्रल थी, जैसे उसमें क्लोरीन जुड़ा वो पूरी की पूरी कार्बन चेन क्या हो गई है, पोलर नेचर की हो गई है। अब पोलर नेचर हो गया है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो बॉन्ड पोलर हो गया, और ये वाला सीधा सीधा से किस बॉन्ड पे पड़ेगा, इस वाले बॉन्ड पे पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको कहाँ रिलेट करना है, फ्यूजन, जरा ध्यान करना कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इस क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की थी होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फ्यूजन में, जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम की तरफ जाता है तो दो टाइप की स्पीशीज बनती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। कैसा बॉन्ड क्लीवेज होगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज
हम आगे देखेंगे इस आई इफेक्ट से और क्या क्या असर मॉलिक्यूल में पड़ता है और किस किस चीज़ की हम व्याख्या इस आई इफेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।